वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, क्या सफल रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अधिकतर जगहों पे अधिकतर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है और परमानेंट वैकेंसी निकलती है या कॉन्ट्रेक्चुअल निकलती है, वहाँ पे क्या होता है, आजकल एक वर्ड सुनते हैं एपीआई, है ना। एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है। एग्जाम कुछ ही जगहों पे होता है, बाद बाकी जितनी भी जगह है वहाँ पे सिलेक्शन के साथ एपीआई। तो हम लोग समझेंगे एपीआई क्या होता है और एपीआई में किस प्रकार आप लीड कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एपीआई आपका हो सकता है और आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। डिटेल इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे हम लोग, बिल्कुल इजी वे में सरल शब्दों में जानेंगे और आपका सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एपीआई बेस्ड जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सफल होना है तो ये सभी जो काम मैं कहने वाला हूँ इसे आपको करके रख लेना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपके सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, है ना। एपीआई बेस्ड देखा जाए एक तो सिलेक्शन प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन किन के लिए, जिनका एपीआई अच्छा है, एपीआई स्ट्रॉन्ग है, तो एपीआई आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एपीआई होता क्या है। एपीआई होता है साथियों, इसका फुल फॉर्म एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी आपका एकेडमिक यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में किस प्रकार का परसेंटेज है, कैसा आपने रिजल्ट लाया है, वो देखा जाता है। और जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है, रिजल्ट जिसका कैसा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसी के अनुसार उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। अलग अलग परसेंटेज के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं। यानी आपका एकेडमिक, फिर रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह जो भी है सब आपका एकेडमिक में आ जाता है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है एपीआई फुल फॉर्म। और इस प्रकार के चयन प्रक्रिया अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है इंडिया में, और अधिकतर जगहों पर ऐसे होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल इसी को फॉलो किया जाता है, हालांकि कुछ स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। और आप अगर सेंट्रल में बनना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको एपीआई बेस्ड से ही जाना पड़ेगा। तो एपीआई को अच्छे से समझेंगे और एपीआई कैसे बढ़ा सकते हैं और एपीआई बेस्ड क्या सिलेक्शन प्रक्रिया होता है, इन सभी को डिटेल्स में समझेंगे। ये देखिए, आपको एक टेबल मिलता दिख रहा होगा, ये है यूजीसी का रेगुलेशन 2018। यूजीसी का रेगुलेशन 2018 है और यहाँ पे क्या लिखा, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। यानी यही क्राइटेरिया फुलफिल करती है अभी फ़िलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी भी है वहाँ भी इसको फुलफिल किया जाता है, इसी क्राइटेरिया को, जहाँ पे एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है। और इसके माध्यम से क्या होता है, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया, जितने लोग आवेदन करते हैं उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है 3 गुने को, है ना। जितना सीट है उसके 3 गुने को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है और फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। इंटरव्यू में कम ही मार्क्स का होता है, अधिकतर आपका एग्जाम्स का ये एपीआई का ही वैल्यू होता है। और इंटरव्यू बस कर सकते हैं माइनर, बहुत ही कम नंबर का इंटरव्यू होता है। जिसका एपीआई अच्छा है वो सिर्फ एपीआई के दम पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बन जाते हैं। तो एपीआई को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे एपीआई अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन इस प्रोसेस से आसानी से हो जाए, इसी के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, ग्रेजुएशन। पहले मैं आप इसे डिटेल्स में बता दूंगा क्या क्या प्रोसेस है, इसके बाद कैसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में फिर डिटेल्स में लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में क्या लिखा है, 80% एंड एबव है तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। अगर 60% टू लेस देन 80% है, यानी 60 to 80% के बीच में है तो आपको 19 अंक दिए जाएंगे। और आपके 55% से 60% के बीच में आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपका 45 टू लेस देन 55 है तो आपको यहाँ पर 10 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएशन का रहा। इसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर आपका परसेंटेज देखा जाएगा। अगर 80% एंड अबव है 25, इसके बाद 60 to 80 के बीच है तो 23, 55% अगर आपका है या तो 50% केस ऑफ ST SC OBC नॉन क्रिमिनल है, और उसके बाद PWD टू लेस देन 60, यानी 55% से 60% के बीच में है तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो कि ST SC OBC और दिव्यांग हैं उनके लिए 50% रखा है, यानी आपका मार्क्स अगर 50 to 60% के बीच में है तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, 20 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपकी MPhil है, MTech है, LLM है, MEd है और इक्विवेलेंट कुछ है, तो अगर आप 60% एबव है आपका मार्क्स तो आपको 7 अंक दिए जाएंगे। 55% टू लेस देन 60% है तो 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और अगर आपकी PhD है, PhD में परसेंटेज नहीं होता, आपको पता ही होगा। अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है,
आपको पीएचडी में है, पीएचडी में 25 अंक मिल रहे हैं, है ना, पीएचडी में 25। अगर आप नेट क्वालिफाई और नेट विद जेआरएफ हैं, जेआरएफ भी आपके साथ है तो आपको 10 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, और सिंपल नेट है, आप जेआरएफ नहीं है तो 8 नंबर मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन का आपको 6 नंबर दिया जाता है, 6 नंबर पर पेपर 2 नंबर। एक पेपर है रिसर्च आपका आर्टिकल तो 2 नंबर, तो 3 पेपर है तो आपको टोटल 6 नंबर रिसर्च पब्लिकेशन में मिलेगा। लेकिन आपका जर्नल कहाँ होना चाहिए, पीर रिव्यू यूजीसी लिस्टेड जर्नल में आपका आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए, किसी भी जर्नल में पब्लिश होने से आपका काम नहीं चलेगा। इसके बाद देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 10 नंबर दिया जाएगा, पर ईयर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 साल आपने अगर काम कर लिया है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार अवार्ड में आपका अगर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का अवार्ड है तो आपको मैक्सिमम 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका अवार्ड स्टेट लेवल का है तो यहाँ पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और इस प्रकार देखें आप टोटल कितना हो जाता है, एकेडमिक को जोड़ेंगे अगर तो एकेडमिक आपका 84 बन रहा है, एकेडमिक में परसेंटेज के हिसाब से आपका 84 बन रहा है, एकेडमिक में 84 बन रहा है। और रिसर्च पब्लिकेशन जो कि 3 है, 3 आर्टिकल का, वहाँ पे 6 नंबर, और टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 नंबर, तो कितना हो जाता है टोटल यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का एपीआई बनेगा। लेकिन आप यहाँ याद रखें, अगर आप नेट एमफिल है ना, एमटेक है, एलएलएम है, एमएड है और प्लस पीएचडी है, अगर आप मतलब सिंपल समझे, अगर आपका एमफिल भी है और आपका पीएचडी भी है, ऐसा नहीं कि फिर एमफिल का अलग अंक दिया जाएगा, पीएचडी का अलग अंक, मैक्सिमम आपको 25 अंक ही दिया जाना है। जेआरएफ है और नेट भी है तो जेआरएफ का अलग नंबर, फिर नेट का अलग नंबर नहीं, नेट विथ जेआरएफ है तो मैक्सिमम जो 10 है वही 10 ही मिलेगा। अवार्ड में मैक्सिमम कितना है 3, तो आपको 3 अंक ही मिलना है अवार्ड में 3 अंक मिलना है। अगर आप 2-3 अवार्ड ले लिए हैं तो भी आपको मैक्सिमम 3 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए अवार्ड के बारे में क्या कहा गया है इंटरनेशनल और नेशनल में, कि ए अवार्ड इज गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडी, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाए या उसके द्वारा रिकॉग्नाइज जो नेशनल बॉडी है उनके द्वारा दिया जाए। स्टेट लेवल का अवार्ड जो है दिया जाए उसमें आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपकी क्राइटेरिया। अब हम लोग जानेंगे कैसे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार आप अपने एपीआई को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे एस्पायरेंट्स हैं, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी पोस्ट ग्रेजुएट तो होंगे ही, और आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या तो आप नेट क्वालिफाई होंगे, यही होगा वस्तु स्थिति। तो यहाँ ये जो 2 है ना, ये जो 1 और 2 लेकर है, इसको लेकर तो आप पॉइंट बढ़ा नहीं सकते हैं। जो आपका परसेंटेज बन गया है वो तो आपको सेटिस्फाई रहना होगा उसी से। अब नीचे वाले को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप नेट हैं, अगर आप सिंपल नेट है, आप अगर यहाँ पर हैं तो आप जेआरएफ के लिए प्रयास करें कि आप जेआरएफ को क्रैक कर लें, तो आपको यहाँ 2 अंक मिल जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा 2 अंक पहला हो जाएगा। दूसरा आपको प्रयास करना चाहिए कि जैसे ही आप नेट क्रैक कर लिया, जेआरएफ क्रैक कर लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है, न्यूनतम योग्यता, वो आप हासिल कर लेते हैं। तो आपको प्रयास होना चाहिए कहीं भी गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर ले, या दूसरा जहाँ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है, कौन कौन से स्टेट में एग्जाम बेस्ड होता है, यूपी में, एमपी में आपका, इसके बाद राजस्थान में, हरियाणा में, यहाँ पे क्या होता है एग्जाम लेकर सिलेक्शन होता है। एग्जाम में कौन बैठते हैं, जो कि नेट पास है। तो इन सारे स्टेट्स का प्रिपरेशन करें, वहाँ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। और यहाँ का जो सिलेबस है ना, जो आपने अभी हाल ही में नेट पास किया, नेट का ही सिलेबस रहता है। तो आप पहला प्रयास कहीं गेस्ट में घुस जाए, गेस्ट या कॉन्टेक्चुअल में, अगर आपके स्टेट में है तो आप गेस्ट फैकल्टी में घुस जाएं। अगर वहाँ पे नहीं सकते हैं तो यहाँ एग्जाम बेस्ड होता है, यहाँ पे आपका पीएचडी का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारे स्टेट्स में आप ट्राई करें। इससे क्या होगा, ये जो आपका 10 नंबर है ना टीचिंग एक्सपीरियंस का, ये जो 10 नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, 10 नंबर टीचिंग एक्सपीरियंस का बहुत आपको आगे ले जाएगी। ये यदि आपको मिल गया तो आप फिर बहुत आगे चले जाएंगे। आपको पहला प्रयास फिर इसमें करना है। इसके बाद इसी दौर में आपको दूसरा प्रयास क्या करना है, अपना पब्लिकेशन करा लेना है। पब्लिकेशन करा लेना है, यूजीसी लिस्टेड जर्नल में प्रयास करना है। और इसके साथ ही पैरेलल तरीके से आपको पीएचडी के लिए भी इनरोल्ड हो जाना है, पीएचडी के लिए भी इनरोल्ड हो जाना है। और पीएचडी में आपको थोड़ा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पीएचडी ऐसे आप प्रतिष्ठित जगह से करें जहाँ पीएचडी का काम अच्छे से होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप जो रिसर्च का काम करेंगे ना, रिसर्च अगर समाज से जुड़ा हुआ हो, और अगर समाज को उससे फ़ायदा होगा, आप उसे अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना,
तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रेजेंट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो आर्टिकल है वो बेहतरीन आर्टिकल में आपका काउंट होगा। और अगर सरकार उसे कंसिडर कर ली तो स्टेट लेवल का अवार्ड तो आप आराम से उस स्टेट में ले सकते हैं। स्टेट लेवल के जब सेमिनार में आप उसे प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे सेमिनार है, सेमिनार में आप बेस्ट पेपर का अवार्ड ले सकते हैं। और इससे आप क्या होता है, 2 अंक तो प्राप्त कर ही सकते हैं। अगर आपने जैसे तैसे पीएचडी कर ली फिर आपके लिए ये अवसर खत्म हो जाएगा, ये अवसर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका प्रयास होना चाहिए कि हम जो पीएचडी करें, जो रिसर्च करें, वो थोड़ा बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसके बाद आप बुक पब्लिश करा लें, है ना। बुक पब्लिश कराने के बाद अगर कम एज में करते हैं तो यंग जो राइटर का अवार्ड होता है वो आप ले सकते हैं। उस प्रकार के हमेशा निकलते रहता है ना, युवा साहित्य अकादमी वगैरह, जो आप कुछ लिखने पढ़ने का काम करते रहे। बहुत जगह सेमिनार होता है, बहुत जगह बड़े अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल का, वहाँ आप अपने पेपर को प्रेजेंट करते रहें। इससे क्या होगा, आपके पास ये इंटरनेशनल और जो नेशनल और स्टेट लेवल का अवार्ड है वो आपके पास आ जाएगा। अगर यहाँ से आप 3 अंक ले लेते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 नंबर आपने ले लिया, रिसर्च पब्लिकेशन में 6 नंबर ले लिया, आपने नेट की जगह फिर जीआरएफ क्वालिफाई कर यहाँ 10 नंबर ले लिया, फिर आपने पीएचडी कर ली यहाँ 25 नंबर हो गया, तो कहाँ बचा। आप तो हर जगह एपीआई स्कोर आपका कंप्लीट हो चुका है। रहा सवाल ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पहले था वही रहेगा, बाद बाकी आप हर जगह अपने आप को कर सकते हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपका एपीआई बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, आप ऊपर टॉप 10 में रहेंगे, तो आप ऊपर टॉप 10 में रहेंगे। ये आपके लिए कर सकते हैं, आप बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। और इसी आप अगर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं अपने लाइफ में तो निश्चय ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, और बहुत ही कम उम्र में और शानदार तरीके से एपीआई बेस्ड में बहुत ही आराम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये अब आप सभी के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो था, जहाँ पे हम लोगों ने एपीआई के बारे में बात किया, डिटेल प्रोसेस के बारे में बात किया, बिल्कुल सरल शब्दों में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आप इसको फुलफिल, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो ये था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकले, या कोई भी हायर एजुकेशन से जुड़े अपडेट्स आए, या यूजीसी नेट से जुड़े कोई अपडेट्स आए, या पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई अपडेट्स आए, या आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, इन सभी के लिए, है ना, इन सभी के लिए आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल पर इस प्रकार के क्लासेस से रिलेटेड वीडियो, नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो एवरीडे अपलोड की जाती है। आप भी चाहते हैं इन सुविधाओं का लाभ लें, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।